ध्वनि विज्ञान ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण का शेष भाग जो है ध्वनि गुण, इस ध्वनि गुण के बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ध्वनि गुण, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ध्वनि, उसकी व्याख्या, उसके स्वरूप आदि के बारे में स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि ध्वनि गुण ये जो है, जिसे इसमें मात्रा, ये जो टॉपिक है उपमुद्दा, इसके बारे में, यहाँ मात्रा का संबंध जो है वो काल से है। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो काल की अवधि लगती है उसे मात्रा कहा जाता है। किसी ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगता है, किसी में ज्यादा और किसी में बहुत ज्यादा। इस आधार पर मात्रा के 3 भेद किए जाते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व को 1 मात्रा, दीर्घ को 2 मात्रा और प्लुप्त की 3 मात्रा मानी जाती है। ह्रस्व के लिए खड़ी पाई का चिन्ह, दीर्घ के लिए अंग्रेजी का एस का चिन्ह, तो प्लुप्त के लिए 2 या 2 से अधिक एस का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुप्त की 3 मात्रा की गणना की जाती है। बलाघात लगने से भी मात्रा ह्रस्व की दीर्घ हो जाती है। बलाघात लगने से भी मात्रा ह्रस्व की दीर्घ हो जाती है। संघर्षीय ध्वनि की अपेक्षा स्पर्श ध्वनियों की मात्रा में ह्रस्व होती है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि ह्रस्व मात्रा में दीर्घ मात्रा की अपेक्षा सदैव आधा ही समय लगता है। प्लुप्त के संबंध में भी यही विचारणीय है। प्लुप्त त्रिमात्रिक कहलाता है, जिसका प्रयोग प्रायः संबोधन या किसी को दूर से पुकारने में होता है। लेकिन दूर से पुकारने में 3 मात्रा का ही पालन होना चाहिए, यह नियम अनिवार्य नहीं है। तो इस तरह से मात्रा किसे कहते हैं। इसके बाद में आघात, ये जो है आघात का अर्थ होता है चोट या प्रहार। 2 प्रकार का होता है आघात। एक में श्वास वायु का प्रयोग किया जाता है, दूसरे में स्वर या तान का। इन्हें ही क्रमशः बलाघात, स्वराघात या सूर कहते हैं। आघात यदि स्वर तंत्री के कारण हुआ हो तो उसके परिणाम स्वरूप स्वर ऊंचा या नीचा हो जाता है, और यदि आघात मुख में होता तो ध्वनि कम या अधिक जोर से सुनाई देती है। ये हो गया आघात। अब बलाघात, ये जो है बलाघात का संबंध श्वास वायु के कम या अधिक बल से बाहर निकलने में है। ये जो है अर्थात सबल ध्वनियों के लिए निर्माण या उच्चारण में फेफड़ों से अधिक वायु अधिक बलपूर्वक बाहर निकलती है, और निर्बल ध्वनियों के उच्चारण में या निर्मल ध्वनि के निर्माण में कम बलपूर्वक। यह बलाघात प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है: सबल, समबल और निर्बल। ये समबल
उदाहरण के तौर पर इस शब्द का अगर हम उच्चार करें शरीर का उच्चारण करने में सर्वाधिक बल का पर है, उससे कम शा पर है और उससे और सबसे कम री पर है। अतः का सबल, शा समबल और री जो है निर्बल में इसकी गणना की जाती है। बलाघात सामान्यतः अघोष ध्वनियों में अधिक होता है, क्योंकि अघोष में स्वर तंत्रियों से बाधित हो चुकने के कारण हवा पूरे बल से बाहर आ पाती है। जिस ध्वनि पर बलाघात अधिक रहता है वह अपेक्षाकृत अधिक मुखर रहती है, जिससे आसपास की ध्वनियां दीर्घ से ह्रस्व हो जाती है या कालांतर में प्लुप्त हो जाती है। बलाघात नापने के लिए काइमोग्राफ नाम का यंत्र होता है। ये यंत्र अक्सर दूरदर्शन और आकाशवाणी के जो स्टूडियो जो होते हैं उस स्टूडियो में ये ध्वनि नापने का यंत्र होता है। तो वहाँ हम किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, वो नापने का यंत्र वहाँ बड़े बड़े स्टूडियो में होता है। इसके बाद में इसका चौथा प्रकार आता है संगीतात्मक स्वराघात। संगीतात्मक स्वराघात इसे सुर या स्वराघात या स्वरतान आदि के नामों से भी जाना जाता है। स्वर तंत्रियों के तनने से या ढीला करने से इसका संबंध है। स्वर तंत्रियों के तनने से या ढीला करने से इसका संबंध है। यहाँ और इसी के आधार पर ध्वनि कभी कभी ऊंची तो कभी कभी नीची हो जाती है। तानपुरे के तार ढीले हो जाने पर जिस प्रकार कोई स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्वर तंत्री ढीली पड़ जाने से कोई भी संगीतात्मक स्वराघात उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री कंपन उत्पन्न करती है। इससे कोई भी ध्वनि की निर्मिति नहीं हो सकती है। संगीतात्मक स्वराघात स्वरों में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 3 प्रकार के संगीतात्मक स्वराघात पाए जाते हैं: उदात्त,